आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स बेस्ड। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, इस वीडियो के अंदर आपकी तीनों मेथड्स प्लस आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि मैं सारे जो तीनों मेथड्स है वो इसी वीडियो में कंप्लीट कर रही हूँ कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कन्वर्जन टूल्स के बारे में। तो जब भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस माइनस नेट, और ग्रॉस निकालना हो तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट निकालना हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपका डेप्रिसिएशन के रूल। सेकंड हम बात करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको ये निकालना है तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली गिवन हो तो इट्स ओके स्टूडेंट्स, बट अगर डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो आप क्या करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस करोगे। ठीक है, सो नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएफआईए मिल जाएगा। और अगर हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को लेस कर दे तो भी हमें एनएफआईए मिल जाएगा। और अगर आपको कन्वर्स करके अगर आपसे नेशनल प्रोडक्ट पूछा है तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस कर दो एनएफआईए, और अगर आपसे डोमेस्टिक पूछा है तो आप नेशनल प्रोडक्ट में माइनस कर दो एनएफआईए। दिस इज द कन्वर्जन टूल यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम एनआईटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली करो, अगर नहीं गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। या तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होंगे और सब्सिडीज गिवन होंगी, उनको आप लेस कर दो। और एनआईटी किसका डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दो एनआईटी, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में माइनस कर दो एनआईटी। सो दिस इज द बेसिक कन्वर्जन टूल्स यू हैव टू रिमेंबर while calculating the questions of national income. Now I am discussing about the methods one by one to you. First method is that value added method. देखो value added method को बच्चा प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। सो हम इसमें सबसे पहले किस पे आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जीवीएएमपी। जीवीएएमपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपीएमपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आपको दिखे कि वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले किस पे आओगे, जीवीएएमपी पे आओगे। और जीवीएएमपी निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट परचेज। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या लेस करना है, इंटरमीडिएट परचेज को लेस करना है। तो आप किस पे आ जाओगे, जेवीओएमपी पे आ जाओगे, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट एमपी। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होती है सेल्स, एक होता है चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हमें गिवन होगी या तो डायरेक्टली गिवन होगी, नहीं होगी तो आपको वर्ड्स आ जाएंगे, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू फर्म और एक्सपोर्ट्स। इन सबको ऐड कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगी। और चेंज इन स्टॉक जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर दो, जिसको आप चेंज इन स्टॉक कहते हो। कई बार ये चेंज इन स्टॉक वर्ड नहीं देता तो इन्वेंट्री वर्ड आ जाएगा। तो इन्वेंट्री वर्ड अगर आप ढूंढोगे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, उसका मतलब चेंज इन स्टॉक ही होता है। अब एक ट्रिक आपको बता रही हूँ मैं, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन होता तो उसमें या तो आपको प्राइस या आउटपुट गिवन होगा, तो आप सेल्स कैसे निकाल सकते हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लेना, आपको सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट परचेज की, मतलब जो आपको आईसी लेस करना होता है। तो जो भी हम परचेज करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल की बात करें तो आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेना है, आपको कैपिटल गुड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, वहाँ पर लिखी होगी लाइन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, बट कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि आप आईसी में इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेने हैं। अब चाहे तो परचेज हाउस होल्ड का हो, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट हो, परचेज फ्रॉम फर्म हो या इम्पोर्ट्स हो, ये सारे आपके इंटरमीडिएट परचेज का पार्ट कहलाते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो तरीका है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, और सेल्स नहीं गिवन हो तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लेना। दिस इज द बेसिक रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सो फर्स्ट मेथड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सेकेंड मेथड के बारे में, जो कि है इनकम मेथड। याद रखो बच्चा, जब आप इनकम मेथड करोगे तो आप किस पे आओगे, आप आओगे एनडीपीएफसी पे। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो एनडीपीएफसी है ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का तरीका है सीओई। सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो इफ इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन जस्ट पुट द वैल्यूज, और अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आपको वेजेस गिवन होगा, सैलरी गिवन होगा, तो जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड खर्चा है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाएगा, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसको ऐड कर देना। और एक चीज़ याद रखना बेटा, आप इसमें एम्प्लॉयर वर्ड और एम्प्लॉय वर्ड, आप एम्प्लॉय की कभी काउंट नहीं करोगे, आप एम्प्लॉयर की करोगे।
सो प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी आता है, प्लस इंटरेस्ट आता है, प्लस प्रॉफिट आता है। सो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो आप वही वैल्यू लोगे, आप ये नहीं देखोगे। बट अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको देखना है कि कहीं मेरे को रेंट रॉयल्टी वर्ड गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। अगर ये तीनों चीज़ें गिवन है, उसको ऐड ऑन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। प्लस आपको करना है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। सो आपको क्या करना है, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट अगर आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, वो जरूर ध्यान रखना। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे डॉक्टर हुआ या फिर टीचर हुआ जो खुद अपना बिजनेस रन करता है, तो मतलब वो खुद ही मैनेजर का काम भी वो खुद ही कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो भी चीज़ जैसे उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपोनेंट्स आपको बता रखे। फर्स्ट कंपोनेंट जो COE दैट इज़ योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो उसमें आपको अगर डायरेक्टली गिवन हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखना, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आपको देखो क्या क्या लेना है, जैसे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब या तो आपको जो कैश में रिसीव हो रही है, काइंड का मतलब कैश की जगह आपको जैसे हाउस फैसिलिटी दे रखी है, कार दे रखी है बाय द कंपनी, सो दिस इज नोन एज योर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अलाउंसेस, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देती है, जैसे ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, तो ये सारा अलाउंसेस, बोनस एसेट्रा, तो ये सारे COE का पार्ट होते हैं। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अब आपको यहाँ पर याद रखना है आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। एम्प्लॉयर जो आपके PF में पैसा जोड़ रहा है वो आपको इंक्लूड करना, आपको एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्लूड करना। अब वहाँ पर क्वेश्चन में आपको लाइन लिखी होगी, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखा है तो आप इसमें ऐड करोगे, और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखा है तो वो फालतू की लाइन दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कभी भी हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेंगे। रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। सेकंड कंपोनेंट जो कि हमने डिस्कस किया, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था। सेकंड में हमने बात करी ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस किन चीज़ों से निकलेगा, मैंने आपको बताया था आपको चीज़ों को ऐड करना है, रेंट, लॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो 2 चीज़ें होती है ऑपरेटिंग सरप्लस में, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी से हमें कौन सी इनकम रिसीव होती है, रेंट, रॉयल्टी या इंटरेस्ट, ये 3 ही होती है प्रॉपर्टी से। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली ले लेना, और नहीं गिवन है तो आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देना। कहीं बार क्वेश्चन में प्रॉफिट भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, तो अगर ये प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको याद रखना है कि 3 कंपोनेंट होते हैं प्रॉफिट के। कौन कौन से 3 कंपोनेंट, एक तो होता है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि प्रॉफिट टैक्स, जो कंपनी सरकार को टैक्स पे करती है उसको, उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और एक होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वर्ड कई बार रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये तीनों चीज़ें अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो कंपनी अपने पास कुछ पैसे रख लेती है रिजर्व के फॉर्म में उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। सो इफ इन द क्वेश्चन प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, डोंट see these all things. But if in the question if profit is not directly given to you, just look the components of profit, that is dividend, corporate tax and retained earning, and add on, you are able to get your profit part. So this is how you solve the question by income method. तो income method के 3 ही component होते हैं, COE, operating surplus और mixed income. mixed income question में आपको directly given होगा, ओके और उससे आप NDP FC पे आओगे, और आपको कन्वर्जन टूल पता है कि मुझे अगर नेशनल इनकम पूछा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा। Is it clear to everyone? Now, next is your expenditure method. अब हम बात करें हमारी थर्ड और फाइनल मेथड इन नेशनल इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जब आपको क्वेश्चन गिवन हो तो आप किस पे आओगे, आप आओगे GDP MP पर, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब ये कैसे निकलता है, तो इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, देखो जब भी आपको एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आपको लाइन्स मिलेगी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब ये जो लाइन से क्या मतलब होता है, प्राइवेट का मतलब हमारा खर्चा, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, GDCF का मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब जो भी गुड्स हमारे यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो उन सारे खर्चों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, GDP MP मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, हमें खर्चे से इनकम निकालनी है, हमारी नेशनल इनकम निकालनी है। तो ये 4 चीज़ें,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चे में क्या क्या होता है, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है वो खर्चा, GDCF जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, और नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, इन सभी को ऐड कर दो तो आप GDP MP में आ जाओगे और GDP MP से आप नेशनल इनकम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में बेटा इतना आसान नहीं होता है कई बार। अब आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ें मिलेगी, अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, पर डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं होती है गिवन। सो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये तो आप निकाल लोगे, जो भी आप लोगों का कंज्यूम ये डायरेक्टली गिवन होता है। GF गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्टली गिवन होगा। अब आपको दिक्कत आती है जो थर्ड कंपोनेंट है, क्या है ये GDCF। अब देखो इसमें क्या फेरबदल करते हैं क्वेश्चन के अंदर। GDCF का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है, एक इन्वेंट्री होता है। तो अगर वहाँ पर गवर्नमेंट दैट इज़ अगर आपको दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ हमारा जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बात करी है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी है, यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिख जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ही फिक्स्ड दिख जाए आप उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपको ये फिक्स्ड वर्ड दिखे कि F आ गया बीच में तो आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना है। और चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली गिवन हो तो डायरेक्टली लिखो, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो आपको पता है क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किस किस चीज़ों का था, जैसे रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे आपको जो वर्ड दिखेगा वो यहाँ पर ये जो चीज़ें ये आपके काम की नहीं है, आपको वर्ड डायरेक्टली यही मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और फिक्स्ड आ जाए तो इट मीन्स चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। अगर आपने चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कई बार ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, लेकिन आपका कंपोनेंट तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आपको तो रूल पता है कि मुझे नेट से ग्रॉस बनाना है, तो क्या करोगे, डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिखे तो उसको कुछ नहीं करना, डेप्रीसिएशन ज़रूर क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसको ऐड कर दो। अब यहाँ पर अगर ये भी है और NDCF पे NDFCF दे दिया, मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड आ रहा है। जैसे ही फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो क्या करोगे, देखो नेट को तो ग्रॉस बनाना ही बनाना है, तो डेप्रीसिएशन तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और फिक्स्ड में मैंने अभी आपको प्रीवियसली भी बताया, जैसे ही आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। जैसे ही आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे, आप किस पे आ जाओगे, GDCF पर आ जाओगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, ये तीनों कंपोनेंट तो आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, बस GDCF में ही फेरबदल मिलेगा। और ये जो फेरबदल मिलेगा ये आपको किसका मिलेगा, या तो आपको फिक्स्ड वर्ड मिलेगा, फिक्स्ड बनेगा, फिक्स्ड वर्ड जहाँ लिखा हुआ आ जाए उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, और जहाँ पर आपको नेट वर्ड दिख जाए उसमें डेप्रीसिएशन और जोड़ दो, और नेट के साथ फिक्स्ड भी आ जाए तो उसमें भी चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो। तो उससे आप ये चारों कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे, उसको ऐड ऑन करो सारी इनकम को, तो आप किस पे आ जाओगे, GDP MP पे आ जाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन में GDP MP से जहाँ पर भी जाना है, अगर आपसे नेशनल इनकम पूछेगा तो आपको कन्वर्जन करना आता है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर होगा कि हम कैसे क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।